सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। क्या है महत्वपूर्ण खबर आज की, उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी जैसे स्टेट सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए आप। मैं आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर, सेना भर्ती योजना के लिए हमारा डेली करंट अफेयर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और यदि आपने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तब भी आपको एक बेहतर विकल्प है DCIS इंस्टीट्यूट। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है। ए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। बी, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। या सी, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का शुरुआत किया गया WHO, यूनेप और FAO के द्वारा। इसमें मैंने 5 चीजों पे फोकस किया जाएगा दोस्तों। पहला नंबर पीपल यानी लोगों पे फोकस किया जाएगा। दूसरा एनिमल यानी जानवरों पे। सी, प्लांट पे किया जाएगा। इसके अलावा फूड यानी भोजन पे। और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पे। तो पीपल, एनिमल, प्लांट्स, फूड एंड इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाएगा वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन में। और इसे आधार इसलिए बनाया गया है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपको पता होगा 17 गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 2030 तक हमें पूरा करना है। उनको ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन की स्टार्टिंग की गई है। बात अगर WHO की करें दोस्तों तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपको पता है कि 7 अप्रैल को 1948 में की गई थी। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसके 194 कंट्रीज में मेंबर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो जिनेवा में मिलेगा। जिनेवा जो सिटी है वो स्विट्जरलैंड में है। और जिनेवा में भी आपको IPCC का हेडक्वार्टर मिलेगा, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में मिलेगा। और जिनेवा में आपको WHO का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO के जो महानिदेशक है वो कौन है। तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एड्रेनाम, ये महानिदेशक हैं WHO के। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि WHO के उप महानिदेशक कौन हैं, तो सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। ये भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन। और कई बार मल्टी एग्जाम्स में यह सवाल पूछा जा चुका है कि सौम्या स्वामीनाथन किस महत्वपूर्ण संस्था की उप महानिदेशक हैं। तो इसका सही आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और हमने आपको बताया कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय कार्यालय इसका एक दिल्ली में भी है, यानी भारत में भी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक कार्यालय भारत के नई दिल्ली में है। तो एक तो आपका क्लियर हो गया कि 6 में से एक नई दिल्ली में है। बाकी 5 कहाँ पे है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की राजधानी जो हरारे है वहाँ पे WHO का क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा कोपहेगन में मिलेगा आपको यूरोप में। और नई दिल्ली में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वाशिंगटन जो DC है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी, वहाँ मिलेगा आपको। और एक है कायरो आपको पूर्वी मेडिटेरियन में मिलेगा। इसके अलावा मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पे। तो ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं WHO के। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में WHO ने भारत को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत को। और ये भारत को जो अवार्ड दिया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर का WHO के द्वारा,
ये कोविड-19 में जो हमारी आशा कार्यकर्ता थी, इनके द्वारा जो एक अच्छा परिणाम दिया गया कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन क्षेत्रों में, तो देश में जो आशा बहू है, जिसको 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 2005 में स्टार्ट किया गया आशा का पूरा नाम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इनके द्वारा कोविड में काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया गया और उसको ध्यान में रखते हुए WHO ने भारत को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया। WHO की सबसे बड़ी विशेषता ये रही दोस्तों कि 1986 में जब पूरी दुनिया में एड्स की महामारी फैली हुई थी, उस समय WHO में HIV एड्स वैश्विक कार्यक्रम चलाया गया 1986 में, यानी एड्स से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में एक कार्यक्रम चलाया गया WHO के द्वारा 1986 में। और 1996 में WHO ने यूएन एड्स नामक एक संस्था का गठन किया, जिसके तहत इस पे काबू पाया गया। और 1998 में इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था ग्लोबल पोलियो उन्मूलन अभियान, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अभी आपको पता है कि पोलियो का एक मामला सामने आया है अमेरिका में। भारत में 2011 के बाद पोलियो का कोई मामला नहीं आया और 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। लेकिन भारत अभी दुनिया के सबसे गंभीर बीमारी टीबी से जूझ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के जो मरीज हैं वो भारत में हैं। भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि WHO का जो टारगेट है 2030 तक है। यानी WHO 2030 तक पूरी दुनिया से ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना चाहता है। वहीं भारत 5 साल पहले 2025 का टारगेट रखा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने टीबी मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत की। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो ये थी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित और WHO से संबंधित जानकारियाँ। अगर बात दोस्तों यूनेप की जाए, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये निकल के आया था जब 1972 में स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित। दुनिया का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, आपको पता है। वहीं से निकल के आया है यूनेप। और ये सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। इसलिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ये पहला मामला था, पहला सबसे बड़ा एक तरीके से कॉन्फ्रेंस था जिसका आयोजन स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन का एक शहर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आपको पता है। और स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज अभी घोषणा की गई। जो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है वो स्वीडन के द्वारा किया जाता है, जबकि पीस वाला नोबेल प्राइज नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, आपको पता होगा। तो स्वीडन में स्थित स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ 1972 में। वहां से निकल के आया यूनेप, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या एक कंट्री है, पता होगा। पहले मैच खेलते थे क्रिकेट की, केन्या टीम हुआ करती थी। फिलहाल आज भी टीम है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह नहीं बना पा रही है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनेप का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। इसके अध्यक्ष जो हैं इगर एंडरसन हैं, इगर एंडरसन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, देन नैरोबी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इगर एंडरसन हैं। 175 प्लस कंट्रीज के मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों आपको बता दें, आगे चल के 1988 में यूनेप ने ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान के साथ संगठन के साथ मिलके इन्होंने IPCC का गठन किया था। यानी इसी यूनेप ने आगे चल के विश्व मौसम जो संगठन है उसके साथ मिलके 1988 में
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना की 1988 में। आगे चल के इसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज को 2005 में नोबेल के पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। और जो आईपीसीसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी हाल ही में इसने छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 2022 में। इसमें कहा गया है जो पृथ्वी का 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने रखा था नियत की, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। इससे पृथ्वी का तापमान ऊपर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। एक तरीके से ग्लोबल जो वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का। और दोस्तों बात अगर यूनेप की जाए तो यूनेप ने 2016 में यूनेप ने अपना एक कार्यालय भारत में खोला और भारत हर वर्ष लगभग 100,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास देता है। भारत के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है यूनेप को। और यूनेप की जो पॉलिसी है, यूनेप ने ही, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल पॉलिसी लीडरशिप के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा था। तो अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से मोदी जी को किस संस्था ने सम्मानित किया गया था, तो उसका सही आंसर है यूनेप ने ही किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने ही किया था। क्यों किया था? ग्लोबल जो पार्टनरशिप लीडरशिप है उसके लिए किया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी के साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, उनको भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। इन दोनों ने 2015 में जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन किया था, आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत के गुरुग्राम में मिलेगा, इसके गठन के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया था यूनेप ने नरेंद्र मोदी जी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी को। यूनेप के द्वारा दोस्तों एक तो बेसल कन्वेंशन, वाटर डैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन, ये महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं जो यूनेप के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये थी यूनेप से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी और स्टेट पीएससी में। अब चलते चलते दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को 1945 में हुई थी। इसलिए हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अभी 16 अक्टूबर को हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये इटली के रोम में मिलेगा। तो ये था वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन के जो स्टार्ट किया गया WHO, यूनेप और FAO द्वारा, उससे संबंधित जानकारी। मैं आशा करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे। आज का दूसरा सवाल है दोस्तों कि 20 अक्टूबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने यानी कल इस्तीफा दे दिया। कहते ना कि युद्ध इस बार कितने लोगों को ले डूबेगा इसकी कोई अंदाजा नहीं है। और हाल ये हुआ है कि ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री 6 हफ्ता पहले बनी थी लिज ट्रस, 6 हफ्ते के बाद उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी। बोरिस जॉनसन जी के बाद ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हो गई हैं। आपको पता है, कहने का तात्पर्य है कि बोरिस जॉनसन जी के बाद अब लिज ट्रस ने भी ब्रिटेन की सत्ता से इस्तीफा दे दिया है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है महंगाई है। इन्होंने महंगाई पे काबू करने में कंट्रोल नहीं रही, यानी महंगाई को काबू नहीं कर सकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। आपको पता है इससे पहले जो स्वैला जी थी वहाँ की मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इन्होंने भारत के बारे में बहुत अनाप शनाप बक्का, बहुत दुख हुआ। हम कहते थे ये भारतीय मूल के हैं तो कुछ अच्छा सोचेंगी, लेकिन इनका इरादा इतना घटिया था जिसको मुझे ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ता है, काफ़ी अकॉर्डिंग टू मी अच्छा नहीं लगा। हालांकि अब ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं उनको चांस मिल सकता है ब्रिटेन की सत्ता में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाल ये है कि महंगाई की वजह से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के इस खेल में ब्रिटेन की नैया डूब गई है। आपको पता होगा इससे पहले श्रीलंका की सरकार गिर गई, वहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान में सरकार गिर गई महंगाई की वजह से। इसके अलावा
अफ्रीका का जो देश घाना है वहाँ पे बुरा हाल है। और ऐसे में अब ब्रिटेन जो दुनिया पे शासन करने वाला देश था उसके यहाँ भी गवर्नमेंट गिर गई है। अपना तीसरा सवाल है दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के हेड हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या इन दोनों के द्वारा, या केवल ए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस और नरेंद्र मोदी ने मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन लाइफ स्टार्ट किया है। और ये कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों गुजरात के केवाड़िया में एक जगह है एकता नगर। तो गुजरात के केवाड़िया में एक जगह है एकता नगर, वहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जाती है क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए मोदी जी ने कई मुहिम स्टार्ट की है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो उन्होंने शुरुआत की 2015 में इमैनुअल मैक्रोन जी के साथ मिलके, आपको पता होगा उसके लिए इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनेप के द्वारा। और अब इन्होंने यूएन महासचिव के साथ मिलके मिशन लाइफ की शुरुआत की है। और ये मिशन लाइफ जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा, उसको देखते हुए लॉन्च किया गया ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ग्रीन हाउस गैसों से कैसे पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, इस पे एक पहल की गई है, एक सोच का नतीजा है मिशन लाइफ। आपको पता है ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसमें 6 गैसें ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, इसके अलावा SCF, PEC और HFC यानी सल्फर हेक्साक्लोराइड जैसी गैसें इसमें शामिल हैं। तो इन 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है और इन्हें देखते हुए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है ताकि इनका प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़े। आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पे अपना पड़ोसी चाइना भाई है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। और तीसरे स्थान पे है यूरोपियन यूनियन। चौथे स्थान पे भैया हम आते हैं अपने भारत वाले। और 5वें स्थान पे आता है रशिया। तो ये 5 प्रमुख देश हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन वाले। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूएई यानी यूरोपियन यूनियन, और चौथे नंबर पे अपना प्यारा भारत, 5वें नंबर पे पुतिन भैया का रूस। एंटोनियो गुटेरेस जी की बात की जाए तो ये लिस्बन पुर्तगाल के रहने वाले हैं भैया, जो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल में आपको पता है कि जो डायनासोर है शाकाहारी प्रजाति का, उसका सबसे बड़ा कंकाल मिला है लिस्बन में। और लिस्बन से ही बिलोंग करते हैं एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशन की बात की जाए दोस्तों तो 24 अक्टूबर आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पहले 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद नेशन ऑफ लीग की स्थापना की गई थी। उसी नेशन ऑफ लीग को बाद में कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में परिवर्तित कर दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 15 टेम्पररी मेंबर होते हैं जो यूएन जनरल असेंबली में होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर आपके हैं। एक तो भैया पुतिन साहब यानी रसिया, दूसरा बाइडेन साहब अमेरिका, तीसरा आपको मिलेंगे जहां अभी इस्तीफा दे दिया लिस्ट्रेस ने यानी यूनाइटेड किंगडम यूके, ब्रिटेन आपको मिलेगा, यूके ने ब्रिटेन के नाम से, और फ्रांस जो आजकल बहुत ही अमेरिका और पुतिन के बीच में न्यूट्रल अवस्था में रख रहा है फ्रांस। तो फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका और एक तो अपना पड़ोसी चाइना भाई, जहां पुनः तीसरी बार लगता है कि इनका कार्यकाल बढ़ जाएगा शी जिनपिंग जी का। ये 5 वो परमानेंट मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन में हैं। अभी हाल ही में
चीन ने मशहूर आतंकवादी लश्कर तैयबा के उनको बचाने के लिए वीटो पावर मार दिया। वीटो का एक तरीके से बेवजह प्रयोग हो रहा है इन देशों के द्वारा। स्पेशली चाइना बार बार आतंकवादी संगठनों को बचाने के लिए वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इनके पास वीटो पावर है और इनका वीटो पावर सिर्फ गलत चीज़ों के लिए यूज हो रहा है। एक बात की जाए तो 1971 में जब रसिया ने भारत के लिए वीटो मारा था, जब अमेरिका भारत के खिलाफ सैंक्शन ला रहा था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जब 1971 में हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब मुझे लगता है एक बार सही वीटो किया गया था किसी देश के द्वारा। अन्यथा बार बार वीटो का प्रयोग लोग अपने राजनीतिक कारणों के लिए ही कर रहे हैं। और जब किसी आतंकवादी को बचाने के लिए वीटो का पावर किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वीटो की क्या अहमियत है। इसीलिए भारत बार बार यूनाइटेड नेशन में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए मांग करता है। भारत के साथ साथ जर्मनी और ब्राजील, ये दोनों देश भी, और इंडिया, ये तीन देशों का संगठन है जो यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट के लिए मांग कर रहे हैं। कई बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टेट पीएससी में पूछा गया है कि भारत को परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जनसंख्या वाला देश है। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को जो नेतृत्व कर रहा है दुनिया का, आपको पता 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। अभी इंग्लैंड को, ब्रिटेन को हम पीछे करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। दुनिया में चौथे सबसे बड़े सैन्य ताकत हैं हम। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे हम हैं। मतलब चौथा सैन्य ताकत हमारे पास है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम। इसके बावजूद हमें परमानेंट सीट नहीं मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूएन की महत्वता को कम कर रही है। यूएन में कई भाषाएं हैं जिसमें वहाँ पे कामकाज किया जाता है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें कामकाज होता है। दूसरा रसियन लैंग्वेज में कामकाज होता है। अरबी लैंग्वेज में कामकाज किया जाता है। फ्रेंच और स्पेनिश, तो ये कुछ भाषा हैं जिनमें वहाँ पे काम किया जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और यूएन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क आपको अमेरिका में मिलेगा। अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि यूनाइटेड नेशन में कितने देशों को दर्जा प्राप्त है, तो 193। इसके नंबर को आप मिसमैच मत करना। 193 देश सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के। 5 भाषाओं में कामकाज होता है, अरबी में, रशियन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में। मैंने आपको बता दिया कि यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीनी भाई, ये 5 परमानेंट देश हैं। अभी एक हाल ही में मैंने किसी एग्जाम में देखा था, एक सवाल आया था कि यूएन की जो शांति सेना है उसको किस वर्ष शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक शांति सेना है, आपको पता होगा, जो दुनिया भर के देश हैं उनकी सेनाएं हैं, क्योंकि यूएन का कोई खुद का अपना सेना तो है नहीं। तो यूनाइटेड नेशन की शांति सेना को, जो उनकी मिलिट्री है, उसको कब नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है 1988। क्योंकि ये सवाल हाल ही में मैं सॉल्व कर रहा था, किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक छत्तीसगढ़ या झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। तो यूएन के शांति सेना को भैया 1988 में पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। जबकि यूनिसेफ की बात करूं, आपको पता है यूनिसेफ जो बच्चों से संबंधित एक संस्था है, इसको 1965 में यूएन के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है आपका, उसको भी 1981 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये सब फैक्ट याद रखिए। आप चाहें तो आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। आपको किसी भी डाटा के ऊपर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे कोई कहीं संशय मिलती है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उस गलती को सुधार दी जाती है हमारे द्वारा। एक बार मैं लिख देता हूं दोस्तों, जिनको लिखना आप लिख सकते हैं। 1988 में यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है, पीस आर्मी है, उसको दिया गया था। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ को 1965 में यूनिसेफ को दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूएनएचआरसी जो है, इसको भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 1981 में। इसके अलावा और मुझे क्या याद आ रहा है, हाँ,
IAEA, जो आपको पता है परमाणु से संबंधित, परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित एक संस्था है और ये परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए काम करती है। जितने भी परमाणु संस्थाएं हैं दुनिया में उसकी निगरानी करती है। इसको भी 2005 में नोबेल की पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संस्था है ILO, दुनिया का सबसे पुराना संस्था है, 1919 में संस्थापित हुआ था ये। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको भी UN का पीस प्राइज मिला है। कब मिला है लल्ला? ये मिला है 1969 में, 1969 में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पे दोस्तों कि 5वां खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और इसका आयोजन MP के 8 शहरों में किया जाएगा। वो 8 शहर हैं आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और मंडाल, महेश्वर और एक है बालाघाट। तो इन 8 शहरों में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा MP में। और ये आयोजन किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से लेके 11 फरवरी 2023 के बीच में। तो 2023 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। हमारे जो खेल मंत्री यानी स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राज्य खेल मंत्री कौन हैं, तो निषद प्रमाणिक ये राज्य के खेल मंत्री हैं, यानी राज्य खेल मंत्री हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी सौंपी गई है, जो 1 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 के बीच में खेला जाएगा। इस गेम में जो कॉलेज के होते हैं अंडर 17 स्कूली छात्र होते हैं वो शामिल, स्कूली छात्रों के लिए अंडर 17 स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं, जबकि कॉलेज के अंडर 21 के स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। पहली बार 2018 में इस गेम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में खेलों की शुरुआत की गई थी। और ये इसकी शुरुआत अगर पूछें कब की गई थी, तो 2018 में 31 जनवरी को की गई थी, 31 जनवरी को किया गया था। और 2020 में जब खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था तो इसमें कई महत्वपूर्ण खेल ऐड किए गए थे, जैसे गतका आपको पता है एक इम्पोर्टेंट खेल है, मार्शल आर्ट है। आप कमेंट करके बताइए कहाँ का है, इसको जोड़ा गया था। उसके अलावा कलारी पट्ट इसको भी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक आपको मल्लखंबा मिलेगा, मल्लखंबा ये मार्शल आर्ट है। कहाँ का मार्शल आर्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। ये जोड़ा गया था। और जैसा कि इस बार जो गुजरात में हुआ है नेशनल गेम, आपने देखा होगा, उस नेशनल गेम में भी 2 नए गेम जोड़े गए हैं। योगा को शामिल किया गया सबसे पहले गुजरात में जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, और मल्लखंब जो गेम है उसको भी, मल्लखंबम ऐसा करके कुछ गेम है, उसको भी शामिल किया गया पहली बार। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में तो आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, आप सब लोगों को पता होगा। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, जबकि 1 नवंबर को ही 2000 में इससे छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना था, ये भी मैंने बताया था आपको। MP का जो राजकीय वृक्ष है आपको पता होगा वो बरगद है। और कमेंट करके बताइए कि राजकीय वृक्ष और किस राज्य का, मतलब और किस राज्य का राजकीय वृक्ष बरगद है। इसके अलावा जो MP का राजकीय पशु है बारहसिंघा है। बारहसिंघा आपको उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु मिलेगा। और जो MP का फूल है, राष्ट्रीय पुष्प है, वो पलाश है। पलाश भी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं ये 230 हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 29 हैं। और राज्यसभा में 11 लोग चुन के जाते हैं मध्य प्रदेश से,
इसके अलावा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसकी राजधानी में आपको हाई कोर्ट नहीं मिलेगा। सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो भोपाल नहीं लगाना है आपको, जबलपुर लगाना है, क्योंकि जबलपुर में हाई कोर्ट है। जैसे यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में, जबकि श्रीखंड पीठ आपको लखनऊ में मिलेगी। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें तीन प्रमुख स्थल आपको एमपी में मिल जाएंगे। एक तो जो खजुराहो के मंदिर हैं आपको, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। पूरी सीरीज एक के बाद एक लगी हुई है खजुराहो मंदिर की, जिसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के 2 शहर, एक ग्वालियर एक ओरछा, ग्वालियर और ओरछा ये 2 शहर हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जबकि अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात का, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का, जबकि चंडीगढ़ को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण सिटी है, इसको याद रखिएगा आप। और जो मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते, जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं, उसको पुनर्वास किया जाएगा। और बहुत सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, जैसे कान्हा, फोसिल, पन्ना, बांधव, संजय गांधी, सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, 2011 में घोषित किया गया था। टोटल भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है। सबसे पहले नीलगिरी को किया गया था, नीलगिरी आपको पता है जो पश्चिमी घाट में है, 1983 में। लास्ट में जो पन्ना मध्य प्रदेश में 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और एमपी राज्य में 2 महत्वपूर्ण परियोजना है। एक तो आपको मिलेगा चंबल घाटी परियोजना। जो चंबल घाटी परियोजना है आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1953 में इसको स्टार्ट की गई थी। इस परियोजना के तहत आगे चल के जो चित्तौड़गढ़ है हमारा वहाँ राजस्थान में, वहाँ पे राणा सागर बांध बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राणा सागर बांध किस नदी पे बनाया गया, तो चंबल नदी पे। और कहाँ बनाया गया, तो चित्तौड़गढ़। इसके अलावा इसी नदी पे आगे चल के मिलेगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध अगर आपसे कोई पूछे, राणा सागर बांध जैसे चंबल नदी पे है, उसी तरीके से गांधी सागर बांध भी आपको चंबल नदी में मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा नीमच में। नीमच है मंदसौर में, और ये पड़ेगा मंदसौर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की, ये ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर इन जिले को प्रभावित करती है, यानी जो जल है वो इनसे पहुंचाया जा रहा है। जबकि एक मध्य प्रदेश की भी महत्वपूर्ण वो परियोजना है दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना आपको पता होगा, ये भी मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। और ये परियोजना अगर आपसे पूछे कितने राज्यों के से, तो जहां चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से चलाई जा रही थी, वही चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से चलाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश आपका तो एक एमपी हो जाएगा, एक महाराष्ट्र हो जाएगा, एक गुजरात। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो इंदिरा गांधी परियोजना है, जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। और यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो आपको पता है नर्मदा नदी पे बनाया गया सरदार सरोवर बांध। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी पुराना बांध है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था। तो सरदार सरोवर बांध 1961 में नर्मदा नदी के ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, और ये 1450 मेगावाट की बिजली देता है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि COP27 का आयोजन किस देश में होगा, भारत में, ब्रिटेन में, मिस्र में या यूएई में। तो ब्रिटेन में पिछला जो ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में लास्ट में 26 एडिशन हुआ था, यानी जो 26वां COP सम्मेलन हुआ था ये ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। यूएई की बात करें तो 28वां जो होगा वो यूएई में होगा। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों
तो मिस्र में होगा 27वां, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी मिस्र, क्योंकि भारत में एक बार मात्र 2002 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था।